Hello student, I welcome you in the new class of social science. The chapter is going on the story of village Palam or factor of production. In the previous video, we have studied about the green revolution to increase the production of food grains by using the H5P seeds, chemical fertilizers and irrigation. What is multiple cropping and dividation of cropping season, Rabi crops and Kharif crops, and the importance or the benefits of the green revolution. In this video, we will discuss about the drawbacks of green revolution. देखिए, इस दुनिया में कोई भी चीज़ एब्सोल्यूट नहीं होती, कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जिससे केवल फ़ायदे ही होते हों, कोई नुकसान ना होता हो। हालांकि ग्रीन रिवोल्यूशन आने के बाद देश में अनाज का उत्पादन कई गुना बढ़ा और जो किसान है उसका जीवन स्तर भी ऊंचा हुआ और एग्रोबेस इंडस्ट्री को भी बूस्टअप मिला। लेकिन दूसरी तरफ ग्रीन रिवोल्यूशन आने के बाद कुछ नुकसान भी हुए। वो क्या थे? फर्स्ट है कि जो H5P सीड्स है, जो हाई यील्डिंग वैरायटी वाले बीज हैं, उनको बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर और इरिगेशन की जरूरत पड़ती है और पेस्टिसाइड की जरूरत पड़ती है, जिसे कीटनाशक दवाइयाँ कहते हैं। तो हर किसान के पास इतना पूंजी नहीं होती कि वो अच्छे H5P सीड्स खरीदे, केमिकल फर्टिलाइजर खरीदे, उसके खेत पर इरिगेशन की फैसिलिटी हो, ये जरूरी नहीं था। तो इसका फ़ायदा केवल वो किसान उठा पाए जो बड़े किसान थे, जिसके पास पूंजी थी, जिनके पास पैसा था, बचत थी, जो अपनी खेती में पैसा लगा सके। ठीक है, जो छोटा किसान था, जो गरीब किसान था, उसको ग्रीन रिवोल्यूशन का ज़्यादा फायदा नहीं हुआ। दूसरा, जो हायर प्रोडक्शन है वो तभी पॉसिबल है, हायर प्रोडक्शन तभी पॉसिबल है जब केमिकल फर्टिलाइजर, H5P सीड्स, इरिगेशन और पेस्टिसाइड का कॉम्बिनेशन हो। उसके बिना प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। यदि किसी ने H5P सीड्स का यूज़ किया और वो अपने खेत में यूरिया, स्पोडाया, ये खाद नहीं डाल पाया, उसकी फसल को सिंचाई नहीं हो पाई, तो फिर वो फसल खत्म हो जाती है, खराब हो जाती है, उसमें प्रोडक्शन नहीं हो पाता। तीसरी बात, इन मैनी ईयर्स ग्रीन रिवोल्यूशन के आने के बाद बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड यूज करने की वजह से लॉस ऑफ फर्टिलिटी, जो जमीन है उसकी उपजाऊ क्षमता कम हो गई, यानी कि कुछ ज़मीनें बंजर हो गई। ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर यूज करने से, ज़्यादा पेस्टिसाइड, कीटनाशक दवाइयाँ यूज करने से जो ज़मीन थी वो बंजर हो गई। ठीक है। तीसरी बात, क्योंकि इरिगेशन की जरूरत पड़ रही थी तो कंटिन्यूस यूज हुआ ट्यूबवेल का, ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल किया। जमीन के अंदर से पानी निकालते हैं ट्यूबवेल के थ्रू, ग्राउंड वाटर। तो उससे क्या हुआ? ग्राउंड वाटर का लगातार इस्तेमाल होने से जो ग्राउंड वाटर टेबल है वो नीचे पहुंच गया। इसलिए पहले जो पानी आसानी से मिल जाता था, अब उसके लिए समरसेबल कराने पड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वाटर लेवल जो है वो नीचे पहुंच गया है, क्योंकि हमने बहुत
बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया है ग्राउंड वाटर का। और क्या हुआ, केमिकल फर्टिलाइजर का ओवर यूज करने की वजह से और पेस्टिसाइड का ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से जो ग्राउंड वाटर था वो पॉल्यूट हुआ, ग्राउंड वाटर पॉल्यूट हो रहा है। और जो लेक्स हैं, रिवर्स हैं, क्योंकि बरसात में जब बहुत ज़्यादा बरसात होती है तो वो जो केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड वाला पानी है वो बह कर के नदियों में, झीलों में, तालाब में पहुंच जाता है, जिससे वाटर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो ये ग्रीन रिवोल्यूशन के ड्रॉबैक्स हैं, ग्रीन रिवोल्यूशन से होने वाली हानियाँ हैं। पहला तो HYP सीड्स अगर यूज करना है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर और इरिगेशन और पेस्टिसाइड की जरूरत पड़ती है, जो हर किसी किसान के पास नहीं होती। तीसरा, हायर प्रोडक्शन करने के लिए कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है, HYP सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर, इरिगेशन और पेस्टिसाइड। पहले क्या होता था, हर किसी के खेत पे ट्यूबवेल, समरसेबल नहीं हुआ करते थे, इरिगेशन नहीं कर पाते थे तो फसल बेकार हो जाया करती थी। तीसरी बात क्या हुई, जमीन की उपजाऊ क्षमता कम हो गई लगातार केमिकल फर्टिलाइजर इस्तेमाल करने से। इसलिए अब क्या नया ट्रेंड्स आया, ऑर्गेनिक फार्मिंग, बिना केमिकल फर्टिलाइजर और बिना कीटनाशक दवाइयों के फसल उगाना। अब क्या हो गया, ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब क्या हो गया, जो खाद है, देशी खाद जिसे क्या देते हैं, उसका ज़्यादा इस्तेमाल करने लगे। और ग्राउंड वाटर का लगातार यूज होने से जो ग्राउंड वाटर टेबल है वो नीचे हो गया। और केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का ज़्यादा इस्तेमाल करने से जो वाटर है वो पोल्यूट होने लगा। इसलिए आपने देखा होगा, हम अपने घरों में अब RO इस्तेमाल करते हैं वाटर को प्योरीफाई करने के लिए। ज़मीन के अंदर का पानी क्या हो गया, पोल्यूट हो गया है, अब उसमें ऑयल आ गई है, अब वो रेड कलर का होता है, क्योंकि वो जो केमिकल और पेस्टिसाइड वाला पानी है वो ज़मीन के अंदर पहुंचने से ग्राउंड वाटर भी पोल्यूट हो रहा है। अब देखेंगे नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज ऑफ विलेज। नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज ऑफ विलेज। नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज ऑफ विलेज। गांव में यूं तो सबसे ज़्यादा जो काम किया जाता है, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी की जाती है वो है फार्मिंग। लेकिन फार्मिंग के अलावा भी और दूसरे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं जो गांव में होती है, हालांकि वो कम लोग करते हैं। आज भी 65-70% जो लोग हैं गांव में वो खेती पर ही डिपेंड हैं, खेती ही करते हैं। लेकिन उसके अलावा जो दूसरी एक्टिविटीज़ हैं, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़, उसमें आता है डेयरी। फर्स्ट में आता है डेयरी। डेयरी क्या होता है, लोग अपनी काउस को, बफेलोज को क्या करते हैं, चारा खिलाते हैं और उससे जो दूध उत्पादन होता है उसको आस पास का जो शहर है, कस्बा है, उसमें बेच देते हैं और उससे डेयरी प्रोडक्ट बनते हैं। दही, मावा, ये सब क्या है, घी, ये सब क्या है, डेयरी प्रोडक्ट। तो लोग जो है गांव में खेती के बाद जो दूसरा काम करते हैं, आपने देखा होगा, खेती के साथ साथ लोग पशुपालन भी करते हैं, गाय और भैंस भी पालते हैं और उनसे जो दूध उत्पादन होता है उसको बेचते हैं और उससे अर्निंग करते हैं। फिर है स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, बहुत कम लोग स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं।
ये बड़े सिंपल तरीके से, इनके पास मशीनें नहीं होती, बड़े सिंपल मेथड से फार्मिंग करते हैं। मशीनें इनके पास नहीं होती, सॉरी फार्मिंग नहीं, जो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग है वो करते हैं सिंपल तरीके से, खास तौर से घर में कर लेते हैं या फील्ड में करते हैं। और जो फैमिली मेंबर्स हैं, फैमिली मेंबर्स जो हैं वही इस काम में लगते हैं। वर्कर्स की मुश्किल से हायर करते हैं, लेबर नहीं हायर करते, फैमिली मेंबर ही करते हैं। जैसे छोटे छोटे काम, मैट चटाई बनाना, मूढ़े बनाना, ऐसी स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग होती है। उसके बाद शॉपकीपर ऑफ विलेज, शॉपकीपर ऑफ विलेज, गांव में आपने देखा होगा हर गांव में दुकानें होती हैं, खासतौर से किराना की दुकानें, जिसे परचून की दुकान बोल देते हैं, जनरल मर्चेंट। तो शॉपकीपर जो होते हैं ये क्या करते हैं, कुछ लोग शॉपकीपर भी होते हैं, अपनी दुकान खोलते हैं। तो ये शहर में या टाउन से होलसेल से माल लेकर के आते हैं, होलसेल में खरीद करके लाते हैं और उसको ला करके गांव में अपनी दुकान पे बेचते हैं और प्रॉफिट कमाते हैं। तो तीसरी जो एक्टिविटी है वो शॉपकीपर। उसके अलावा ट्रांसपोर्ट, उसके अलावा चौथा जो काम है वो ट्रांसपोर्ट है। आपने देखा होगा गांव से जो शहर और कस्बों को जोड़ने, टाउन को जोड़ने वाली जो रोड्स होते हैं उनमें रिक्शा वाला, आजकल तो इलेक्ट्रिक बैटरी वाले रिक्शा है, रिक्शा वाला, ट्रैक्टर, जीप, बुलक कार्ट्स, ये सब होते हैं, ट्रक। तो कुछ लोग गांव में क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट का काम भी करते हैं, खासतौर से पैसेंजर को, और जो गुड्स है, सामान है, उसको गांव से शहर तक और शहर से गांव तक लाने ले जाने का काम करते हैं। और यही उनकी मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। तो गांव में जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ हैं उनमें डेयरी होती है। पहला डेयरी है, लोग पशु पालते हैं, दूध वाले पशु, खासतौर से गाय और भैंस, और उनसे जो दूध उत्पादन होता है उसको पास के गांव में, कस्बे में, शहर में बेचते हैं। स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, घर में फैमिली मेंबर्स ही करते हैं, जो वर्कर या लेबर हायर नहीं करते, बहुत छोटे स्तर पे काम करते हैं। शॉपकीपर होते हैं जो शहर से, कस्बे से जाकर के होलसेल में सामान लेकर के आते हैं, फिर गांव में अपनी दुकान पर बेचते हैं। और ट्रांसपोर्ट होते हैं जिसमें ट्रैक्टर, जीप, बसेस, रिक्शा वाला, ये सब होते हैं। तो गांव की ये जो हैं नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ हैं, डेयरी, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, shopkeeper and transport. Now this chapter is completed. Thank you.